चलिए बाबा, अब हम करेंगे रिवीजन फॉर द चैप्टर ऑफ इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी। सुनिए, इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी सर क्या लिंकिंग है इस चैप्टर का। एक्चुअली चैप्टर जो है ये सारे जो सप्लाई का चैप्टर हो गया सर, सप्लाई के चैप्टर में ओआईडीआर का डिस्कशन था, वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को ही इस चैप्टर में डाला गया है। कोई इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ चैप्टर नहीं है। एक्चुअली ये चैप्टर अगर आप देखोगे तो बहुत जगह आपने छोटा मोटा पॉइंट्स इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। चलिए करते हैं इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी। सर इंपोर्टेशन गुड्स का भी हो सकता है, इंपोर्टेशन सर्विस का भी हो सकता है। सर इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या होता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब होता है ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में लाना इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है। सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या होता है? इसका बात याद रखिएगा, डेफिनेशन सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, उसे हम इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बोलेंगे। सर इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर आप आर्टिकल नंबर 269 ए पढ़ते हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज इंटरस्टेट सप्लाई, प्लस सेक्शन नंबर 72 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट भी बोलता है इंपोर्टेशन ऑफ द गुड्स till they cross the कस्टम फ्रंटियर इज इंटरस्टेट सप्लाई। और सर अगर इंटरस्टेट सप्लाई है उस पर तो आईजीएसटी लगेगा, लेकिन अगर आप सेक्शन नंबर 51 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट पढ़ते हो, उसमें एक प्रोवाइजो है जो बोलता है कि सर आईजीएसटी शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड अंडर सेक्शन नंबर 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट ऑन द वैल्यू विच इज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन नंबर 38 और 8A ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। सर ये 8A क्या होता है? जब बेटा बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर होता है तो 38 का वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर पे आईजीएसटी लगता है। एंड एट द पॉइंट कब दिया जाएगा? जब आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो अंडर सेक्शन नंबर 12 ऑफ द कस्टम एक्ट। जब आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो तो आपसे आईजीएसटी भी कलेक्ट किया जाता है, जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा अंडर द कस्टम एक्ट। एक बार जो आपने आईजीएसटी का पेमेंट कर दिया अलोंग विद द कस्टम ड्यूटी, जो आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया था बेटा, उसके बेसिस पे आप आईटीसी ले सकते हो। याद कर सेक्शन नंबर 16(2) जो बोलता है बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे क्रेडिट लिया जा सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की जब बात करूंगा, सप्लाई का चैप्टर याद कीजिए। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कैन बी फॉर ए कंसिडरेशन एंड विदाउट ए कंसिडरेशन ऑल्सो। अगर सर फॉर ए कंसिडरेशन होता है, बिजनेस पर्पज नॉन बिजनेस पर्पज दोनों सप्लाई होता है। सेक्शन नंबर 74 बोलता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, सेक्शन नंबर 74 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इज ऑलवेज इंटरस्टेट सप्लाई, आईजीएसटी लगेगा। लेकिन सर बिजनेस पर्पस पे होता है तो आरसीएम एप्लीकेबल होता है। रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे द जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर नॉन बिजनेस पर्पस होता है तो ऑल्दो टैक्सेबल था, लेकिन उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि सर आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है नॉन बिजनेस पर्पस के केस में। तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर नॉन बिजनेस पर्पस जीएसटी इट्स ए सप्लाई, बट सर देन उसको एग्जाम कर दिया गया था और आपको जीएसटी नहीं देना है। लेकिन ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होता इन केस ऑफ ओआईडीएआर सर्विस। यस सर, ओआईडीआर सर्विसेज एनटीआर को दिया तो ओआईडीआर कलेक्ट करेगा, ओआईडीआर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। याद है सर। उसके बाद इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर आप देखोगे विदाउट कंसिडरेशन भी होता है। सेक्शन नंबर 71C शेड्यूल 1 पैराग्राफ नंबर 4 बोलता है अगर आपने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया। सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का डेफिनेशन क्या होता है? सप्लाईज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर आपने किया है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन या खुद के एस्टेब्लिशमेंट से, आपका कोई ब्रांच ऑफिस कोई हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, उससे आपने कोई इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया है इन द कोर्स और रिलेटेड पर्सन या ओन एस्टेब्लिशमेंट से, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस किया है, विदाउट कंसिडरेशन किया है तो भी सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई आईजीएसटी लगेगा। अब इस केस में आरसीएम इज एप्लीकेबल और रिसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी होगा वो जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा उसके बाद इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने यहां लिख दिए कि सर अगर कोई बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर होता है, गुड्स आपने वेयरहाउस में शिफ्ट करा दिए थे, कस्टम वेयरहाउस के अंदर आपके गुड्स थे और आपने जो आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था उसको एंडोर्स कर दिया, किसी और को आपने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, तो बेटा उस केस में जो वेयरहाउस गुड्स थे, जो कस्टम वेयरहाउस गुड्स थे, उसको आपने बेचा है, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है, आपको अब कस्टम ड्यूटी तो देना ही है। कस्टम ड्यूटी तो जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है उसी पे जाएगा, लेकिन जीएसटी लगेगा। सर कस्टम ड्यूटी तो जो कस्टम के हिसाब से जो सीआईएफ कैलकुलेशन होता है उसी पे लगेगा, लेकिन सर याद रखिएगा यहां पे जो आईजीएसटी आपको देना है वो देना है जो कस्टम टैरिफ एक्ट के सेक्शन नंबर 38 में हमने डिटरमाइन किया था, सारे ड्यूटीज वगैरह ऐड करते हुए जो 38 का वैल्यू था या जो ट्रांजेक्शन वैल्यू हुआ विच एवर इज हायर के ऊपर आईजीएसटी लगेगा।
ठीक है सर। अब उसके बाद अगर एक हाई सी सेल ट्रांजेक्शन हो रहा है, हाई सी सेल ट्रांजेक्शन क्या होता है, जब गुड्स आपके पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन से, बेसिकली यूएस से समझ लीजिए आपके गुड्स डिस्पैच हो गए, समुद्र में आ रहे हैं या इंडियन पोर्ट पे पहुंच चुके हैं और आपने उन गुड्स को बेच दिया इंडियन पोर्ट पे, आपने अभी तक बिल ऑफ एंट्री वगैरह फाइल नहीं किया है, अब आपके गुड्स कस्टम पोर्ट पे हैं या समुद्र में हैं, तो बेटा उस केस में अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर करते हुए, एंडोर्स करते हुए किसी को गुड्स बेच दिए, तो बेटा उस केस में अब जो वो पर्सन है जिसको आपने गुड्स बेचे हैं या उसने अगर किसी और को बेच दी है, तो वो जाके पहला पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। जब बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाएगा तो कस्टम ड्यूटी एज वेल एज आईजीएसटी, जो लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा उसी के ऊपर लगेगा। याद रखिएगा, आईजीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी ऑन द लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू दैट इज पेड बाय द बायर हु फाइल द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। उसके बाद थर्ड कंट्री शिपमेंट, चाइना से गुड्स डायरेक्टली यूएस भिजवा दिए, बेटा दैट इज नाइदर, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी नहीं लगेगा, शेड्यूल 3 का आइटम है। उसके बाद अगर इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है बाय एन एसईजेड यूनिट और डेवलपर, याद रखिएगा इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईजीएसटी व्हिच इज लेविएबल अंडर सेक्शन नंबर 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। मतलब अगर इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है बाय एन एसईजेड यूनिट और डेवलपर, तो बेटा उसके ऊपर भी कोई जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा। गुड्स इंपोर्टेड बाय एन ईओयू इज आल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपेंसेशन सेस वगैरह एग्जम्प्टेड है अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट गुड्स इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है सर। उसके अलावा अब इधर ओआईडीआर सर्विसेज का एक डिस्कशन आता है कि सर ये ओआईडीआर सर्विस होता क्या है, तो उसका एक डेफिनेशन है। ओआईडीआर सर्विस मतलब होता है सर्विस विच इज मीडिएटेड ओवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट। सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जा रहा है ओवर द इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ठीक है सर। द नेचर ऑफ द सर्विस रेंडर्ड एसेंशियली सप्लाई की सर द नेचर ऑफ विच रेंडर्स देयर सप्लाई एसेंशियली ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड होता है, आप किसी को मैनुअली फोन करके सर ये मूवी देखना है, नेटफ्लिक्स का ध्यान रखिए, नेटफ्लिक्स सर नेटफ्लिक्स में आप क्या करते हो, सर मुझे एक मूवी देखना है, ऐसे फोन थोड़ी लगाते हो, आप ऑनलाइन जाते हो, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको एक्सेस करते हो, रिट्रीव करते हो और मूवी देख लेते हो। तो एक ऑटोमेटेड सर्विस होता है। प्लस इन्वॉल्विंग मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई प्रॉब्लम हुआ तभी ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, अदरवाइज कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। इम्पॉसिबल टू एंश्योर इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है तो नहीं दे सकते हैं ये सर्विस। एंड इट इंक्लूड्स, इन्होंने इंक्लूड कर दिया कुछ सर्विसेज को इन ओआईडीआर, सच एज एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, फेसबुक यूएस से समझ लीजिए आपने कोई फेसबुक आईएनसी से आपने कोई एडवर्टाइजमेंट का सर्विस ले लिया, क्लाउड सर्विसेज एप्पल आईएनसी यूएस से आपने एप्पल क्लाउड सर्विसेज लिया है, प्रोवाइडिंग ई बुक, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, अदर इंटेंजिबल थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट, समझ लीजिए गेमिंग वगैरह का सर्विसेज कोई दे रहा है, प्रोवाइडिंग डेटा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और अदरवाइज, ऑनलाइन सप्लाई ऑफ डिजिटल कंटेंट, स्टोरेज, गेमिंग वगैरह सारा ओआईडीआर सर्विसेज होता है। ठीक है सर, याद रखिएगा। उसके बाद समझ लीजिए मैं नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेता हूं, नेटफ्लिक्स ने क्या किया, ओआईडीआर सर्विसेज मुझे दिया है। अब अगर मैं एक सप्लायर हूं, अब याद रखिएगा अगर नेटफ्लिक्स जो सप्लायर है यहां पे वो यूएस का कंपनी है, मतलब ओआईडीआर जो इंडिया के बाहर है, उसने इंडिया में अगर ओआईडीआर सर्विसेज दिया है, सेक्शन नंबर 13 जब आप करते हो, सेक्शन नंबर 13(12) इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन नंबर 13(12) तो वो बोलता है ओआईडीआर सप्लायर के केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ओआईडीआर सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो इस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया में हो गया। सप्लायर इंडिया के बाहर, रिसिपिएंट इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, तो एक इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी होगा तो सर वो जीएसटी अंडर आरसीएम पे कर देगा। लेकिन अगर एक एनटीओआर है, एनटीओआर होता है गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, कोई भी इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग ओआईडीआर सर्विस फॉर एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ओआईडीआर सर्विस लिया है, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ओआईडीआर इंडिया में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी कलेक्ट करके, और ओआईडीआर ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। याद रखिएगा यहां पे ओआईडीआर टू ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जीएसटी आरईजी 10 में जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जीएसटी आरईजी 06, वो टैक्स पे करेगा हमेशा यूजिंग द ई कैश लेजर एंड फर्निश द रिटर्न इन जीएसटीआर 5A बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और सर उनका एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C से उनको अभी एग्जाम किया हुआ है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन देम। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो अगर एक ओआईडीआर है, इंडिया के बाहर से ओआईडीआर सर्विस अगर आप ले रहे हो, तो ओआईडीआर सर्विस के केस में अगर आप एक बिजनेस एंटिटी हो तो आप जीएसटी अंडर आरसीएम पे करोगे। लेकिन अगर आप एक एनटीओआर हो तो एनटीओआर का केस में
फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, ओआईडीआर जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है सर। अब सुनिए, अब कभी कभी क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर वगैरह से आप गेम्स वगैरह डाउनलोड कर लेते हो। अब गूगल प्ले स्टोर एक्चुअली अगर देखा जाए तो गूगल प्ले स्टोर को ही सप्लायर माना जाता है। गूगल प्ले स्टोर जो एक इंटरमीडियरी है, जो लोगों से गेम सॉफ्टवेयर वगैरह लेता है और फिर सामने आपको बेचता है, तो गूगल प्ले स्टोर इज डीम्ड एज द ओआईडीआर। गूगल प्ले स्टोर ही जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा एज एन ओआईडीआर जब वो एनटीआर को सर्विस देगा। लेकिन यहां पे ये बोला गया है, देखिए यही बोला है, रिसिपिएंट इन द टैक्सेबल टेरिटरी इज एन एनटीओआर, तो सर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। गूगल प्ले स्टोर विल बी लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन, कलेक्ट जीएसटी एंड पे टू द गवर्नमेंट। लेकिन सर क्या ऐसा माना जा सकता है जो ये सप्लायर इंडिया के बाहर है, जो एक्चुअल डेवलपर ऑफ द गेम था या सॉफ्टवेयर था, उसी को आईडीआर मान ले? तो एक्सेप्शन भी है। अगर समझ लीजिए पीएआईटी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो सर इस केस में इसी को सप्लायर मान लिया जाएगा और यही जीएसटी पे करेगा, रजिस्ट्रेशन लेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा अगर पीएआईटी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। नंबर 1, इंटरमीडियरी गूगल प्ले स्टोर इज नॉट इन्वॉल्व इन द पेमेंट प्रोसेस, नाइदर कलेक्ट्स नॉट प्रोसेस नॉट इज रेस्पॉन्सिबल। मतलब पेमेंट यही कलेक्ट कर रहा है, यही रेस्पॉन्सिबल है प्रोसेसिंग के लिए, पेमेंट भी यही ले रहा है। ठीक है। ए फॉर ऑथराइजिंग ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी इज ऑथराइज बाय द एक्चुअल डेवलपर, ये एक्चुअल डेवलपर डिलीवरी ऑथराइज करता है। उसके बाद आई फॉर इनवॉइसिंग, इनवॉइस बिल और रिसीट क्लियरली आइडेंटिफाइज सर्विस एंड इज सप्लायर इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इनवॉइस भी इसके नाम पे है, समझ लीजिए। और टी, टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट डिसाइडेड बाय द इंटरमीडियरी बट बाय द एक्चुअल डेवलपर, अगर टर्म्स एंड कंडीशन भी ये डिसाइड करता है। पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट भी यही लेता है, डिलीवरी वो ऑथराइज यही करता है, इनवॉइस अपने नाम पे देता है, टर्म्स एंड कंडीशन यही डिसाइड करता है। तो इंटरमीडिएट बोलता है मैं कौन हूं, फिर मुझे नहीं ओआईडीआर कंसीडर किया जाएगा। इस केस में याद रखिएगा, अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, ये ओआईडीआर कंसीडर किया जाएगा एंड ही विल बी लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, कलेक्ट द जीएसटी फ्रॉम एन एनटीआर अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड पे टू द गवर्नमेंट। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सर एग्जाम पर्पस के लिए कैसा चार्ट है? सी ग्रेडेड चार्ट बोल सकते हो। फिर भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनमें से पूछ सकते हैं। ओआईडीआर के ऊपर हो सकता है छोटा सा पॉइंट पूछ ले, बस बाबा बस, ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे कोई पॉइंट्स नहीं पूछे जाते हैं। क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी।